तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय कृषि के बारे में। भारतीय कृषि के बारे में हम जानेंगे और इसके बारे में और भी अध्ययन करेंगे, फसल के बारे में जानेंगे और भारत के मैप के ज़रिए हम ये सब चीज़ें सीखेंगे। मतलब हर एक स्टेट वाइज और भारत में कृषि कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है भारत के विकास के लिए, इस बात पर भी हम नज़र डालेंगे। आइए देखते हैं। भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है और भारत देश की राष्ट्रीय आय में विकास करने के लिए कृषि का महत्वपूर्ण विकास होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो कृषि का विकास बहुत ज़रूरी है, इसी पे आधारित होता है बहुत कुछ। आइए हम कृषि के बारे में थोड़ा और जानते हैं। भारतीय कृषि से भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती है। यानी कि 14% हमारे राष्ट्रीय आय है, जो इनकम है, पूरे देश में जो इनकम है उसमें 14% की सहायता कृषि देती है। प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार ने 2 संस्थान बनाई थी, एक आरआरबी और एक नबार्डा। आरआरबी का जो फुल फॉर्म होता है वो रीजनल रूरल बैंक होता है। नबार्डा का होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो संस्थानें हैं ये हमारे देश में कृषि को विकास करने के लिए, कृषि विकसित करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए ये संस्थानें भारत सरकार ने बनाई थी। चलिए आगे देखते हैं। हरित क्रांति एक शब्द है। इस हरित क्रांति का शब्द फसल से है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम क्रांति शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। क्रांति शब्द का मतलब होता नहीं है कि ये नहीं होता कि वो लड़ाई, युद्ध, संग्राम या मार काट, खून खराबा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रांति शब्द का मतलब होता है सीधा सा किसी भी कार्य में अचानक परिवर्तन होना। लड़ाई, दंगा, ये जो भी चीज़ें हैं, मारकाट, खून खराबा, ये क्रांति यानी कि अचानक परिवर्तन के बाई प्रोडक्ट हो सकते हैं। उनके बाद उनका परिणाम की वजह से जो युद्ध छिड़ जाए तो वो अलग है। लेकिन क्रांति का सीधा सा अर्थ होता है किसी भी कार्य में अचानक वृद्धि होना, वो क्रांति शब्द को परिभाषित करता है। तो ये जो हरित क्रांति है, तो हरित का सीधा सा मतलब है फसल और क्रांति मतलब अचानक बदलाव यानी कि अचानक वृद्धि। भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी और दूसरी हरित क्रांति 1983 में चावल के लिए चलाई गई थी। गेहूं और चावल इसमें सबसे ज़्यादा उपजे थे तब, यानी कि गेहूं और चावल की खेती पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति की। इसमें अगर बात करें तो गेहूं की जो उत्पादन हुई थी वो चावल से अधिक हुई थी। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। जो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं वो डॉक्टर बोरलोग हैं। भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो स्वामीनाथन हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि जो विश्व में खेती के लिए हरित क्रांति चलाए या जिनको जनक बोला जाता है वो डॉक्टर बोरलोग हैं। भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है विश्व और भारत, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दूं कि कई सारी क्रांति अलग अलग फसलों के लिए चलाई गई। अलग अलग जैसे हरित क्रांति तो चलिए ठीक है, खाद्यान्न जितने भी उत्पादन हैं हमारे फसल उनके लिए। एक श्वेत क्रांति भी हुई। ये श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए हुई। फिर नीली क्रांति हुई, ये मत्स्य उत्पादन के लिए हुई। पीली क्रांति हुई, दलहन के लिए हुई। सुनहरी क्रांति हुई, जूट और फल के लिए हुई। गोल क्रांति ये आलू के उत्पादन के लिए हुई। तो अलग अलग फसलों के लिए क्रांति हुई, मतलब अचानक बदलाव हुआ, खेती में ज़्यादा वृद्धि हुई। चलिए अब बात कर लेते हैं मैप के माध्यम से हर एक भारत के राज्य में कौन सा फसल कहाँ होता है। मैप के माध्यम से सीखेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्राफ के मदद से हम सीखेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये जम्मू कश्मीर है भारत के नक्शे में जो सबसे शीर्ष पे है। तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है, केसर। आप देख पा रहे हैं केसर जम्मू कश्मीर के लिए। फिर अगर जम्मू कश्मीर से नीचे आए, उत्तर प्रदेश की आए, तो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं भारत में उत्तर प्रदेश है कहाँ, उत्तर प्रदेश में गेहूँ, गन्ना, दूध उत्पादन, आलू
होते हैं। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो गेहूँ, गन्ना, दूध उत्पादन, आलू, जैसे आप देखिए चित्र में देख सकते हैं कि गेहूँ है, गन्ना है, दूध है, उत्पादन है। ये लेटेस्ट है, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। कई बार पहले की जनगणना या गणना किताबें हैं वो पुरानी छपी होती हैं, तो उनमें कुछ अगर डिफरेंस आए तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के लिए गेहूं, गन्ना, दूध उत्पादन और आलू देख सकते हैं। आगे देखिए, ये जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। तो भारत के नक्शे पे आप ये देख पाएंगे ये पश्चिम बंगाल कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल के लिए अगर बात करें तो जूट और चावल सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कि पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो ये समुद्र के किनारे है और इसका सीमा भी आप देख सकते हैं, बिहार से है, बिहार के नीचे झारखंड से है, ऊपर सिक्किम से है, इधर असम से है, बांग्लादेश से है। तो इसको आप देखिए कि एक तो भारत के नक्शे पे कहाँ है, इस तरह से दिखाया जाता है। जूट और चावल पश्चिम बंगाल में है। आपको मैं यहाँ नोट में बता दूँ कि एक आप देख पा रहे होंगे कि IR20 चावल की अधिक उत्पादन होने वाली एक किस्म है। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि IR20 क्या है, तो आप चावल के उत्पादन का एक किस्म है, बहुत ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्र में होती हैं जहाँ वार्षिक वर्षा जो होता है, वो वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आपको मैं बता दूं, सेंटीमीटर वर्षा के मापने की इकाई हैं जो ज़मीन से हम सेंटीमीटर के तहत मेज़र करते हैं वर्षा को। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है अन्य खाद्यान्न की फसलों के तुलना में। तो ये पश्चिम बंगाल में चावल होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, इसी बात को हम आगे देखते हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं जो असम है, और ये असम में सीधा आपको दिख रहा होगा कि असम जो है उसमें चाय की खेती होती है। यानी कि असम में चाय की खेती होती है। और एक और होता है जो अगर भारत में पूछा जाए चाय की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है तो असम में, लेकिन ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत में चाय की खेती कहाँ होती है तो आप देखिए कि दक्षिण भारत में चाय की खेती सबसे ज़्यादा उत्पादित तमिलनाडु में होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन तमिलनाडु में होता है, और तमिलनाडु कहाँ है, दक्षिण भारत में है, आपको पता है। श्रीलंका के साइड में दाहिने साइड भारत के सबसे अगर दक्षिणतम राज्य कोई है तो वो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में चाय की उत्पादन होती है दक्षिण भारत में। लेकिन अगर पूरा भारत में पूछा जाए तो चाय असम में ही हम मानते हैं। आइए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की बात देख लेते हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में है। मध्य प्रदेश ऊपर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से, फिर गुजरात से, फिर राजस्थान से, नीचे महाराष्ट्र से, इधर छत्तीसगढ़ से ये सीमा साझा करता है। तो आप इस तरह से देख पाएंगे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर में राजस्थान उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम में अगर बात करें तो इसके गुजरात हैं, दक्षिण में महाराष्ट्र है, फिर दक्षिण और पूरब में देखें तो तेलंगाना है, और ये मध्य प्रदेश में सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना, कुल दालों, ये सारी चीज़ें, जितने भी दाल हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना, ये सब याद आप रखेंगे, ये मध्य प्रदेश में है। और आइए आगे देखते हैं, राजस्थान की देख लेते हैं। आप राजस्थान देख पा रहे हैं कि हरियाणा से सीमा साझा करता है, पंजाब से सीमा साझा करता है, गुजरात से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। आप देख पा रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि ये जो राज्य है आप देखिए, ये ऊपर जो है ये वाला, ये जो राज्य है ये राज्य है हरियाणा, पंजाब के नीचे जो राज्य है वो है हरियाणा, ये जो है ये है मध्य प्रदेश, और ये जो है वो है गुजरात। ये जो एरिया है ये पाकिस्तान का एरिया है, और नीचे आप देख ही पा रहे हैं यहाँ अरब सागर है। चलिए राजस्थान में देखिए कौन सा फसल होता है। राजस्थान में सरसों आप देख पा रहे हैं, ये सरसों राजस्थान की उपज है भारत में। चलिए अब गुजरात नीचे आइए, गुजरात भी आप देख ही पा रहे हैं। गुजरात में क्या है देखते हैं, कपास और मूंगफली जो है गुजरात में। आप ये बहुत आसानी से सीख पाएंगे जिस तरह से ये मैं बता रहा हूँ, आपको याद करने की बिल्कुल ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। कपास और मूंगफली गुजरात में है। फिर आप देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र गुजरात से, फिर आप इधर अगर राज्य को देखें ज़रा महाराष्ट्र के ऊपर तो ये जो है वो मध्य प्रदेश है, ये जो है गुजरात है, नीचे आपका महाराष्ट्र के नीचे ये एक छोटा सा ये दिख रहा है ये गोवा है, और ये जो है ये कर्नाटका है। कर्नाटका के बाद इधर देखें ये मध्य प्रदेश के इधर साइड में दाहिने साइड में ये वाला
तो ये वाला जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ का है, और ये इन दोनों में जो इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, तो इसको मतलब अब वो अलग हो चुका है, बट महाराष्ट्र में आप देखिए कि तेलंगाना बॉर्डर सीमा साझा करता है। चलिए, इसमें प्याज, अरहर, अंगूर, आम, ये सारी चीज़ें होते हैं। अब ये देखिए कि आम से एक बात देखिए कि आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है बच्चों के लिए। चलिए अब देख लीजिए, कर्नाटक है, ये कर्नाटक आप देख पा रहे हैं। कर्नाटक है भारत के कहाँ? केरला, यानी कि ये आप देखिए, ये जो है ये केरला है, ये तमिलनाडु है, भारत का दक्षिणतम जो राज्य है। ये इधर वाला जो पतला सा है ये चाकू की तरफ, ये वाला जो एरिया है वो केरला है, और ये जो है केरे की तरह है केरला, आप देख पा रहे हैं। ये तमिलनाडु है, ये छोटा सा है जो गोवा है, और ये महाराष्ट्र है अभी आपने देखा, और बाकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हिस्सा है। तो कर्नाटक ये रहा आपका। इसमें क्या होता है ये आप देखिए, कॉफ़ी होता है, फिर सनफ्लावर होते हैं, फिर रेशम होते हैं। तो रेशम, सनफ्लावर और कॉफ़ी के लिए कर्नाटक को जानते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लीजिए आप कि जो कर्नाटक में कुर्ग ज़िले है उसमें कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पैदा है, और कॉफ़ी का अनुसंधान केंद्र कुर्ग में ही स्थित है। चलिए अब आगे देखिए, एक केरला आप देख पा रहे हैं, केरला ऊपर देख ही पा रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये केरला में गरम मसाले, प्राकृतिक रबर, काजू, नारियल, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप देखिए खूब बढ़िया से आप देख सकते हैं। आगे देखिए, अब आंध्र प्रदेश आ गया। तो आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वो ऊपर देखिए आप, मैं आपको बता दूं कि आप ठीक से देखिए पहले। ये जो एरिया है अभी आपने देखा, ये जो एरिया है वो कर्नाटका का था, ये केरल का था, ये तमिलनाडु का है। तो कर्नाटका तमिलनाडु से बॉर्डर सीमा साझा करता है। फिर ऊपर अगर देखिएगा तो ये जो एरिया है वो तेलंगाना का है, ये तेलंगाना का है, और ये महाराष्ट्र का है। तो तेलंगाना, और फिर इधर आइए छत्तीसगढ़, और ये इधर आइए, ये जो खाली जो दिख रहा है वो उड़ीसा है। तो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश का बॉर्डर सीमा साझा होता है, छत्तीसगढ़ से होता है, फिर इधर जो है तेलंगाना से होता है, फिर इधर जो है कर्नाटका से होता है, फिर ये तमिलनाडु है, और इधर ही पुडुचेरी का एरिया है। खैर वो जिक्र कर लेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है, आप देख पाएंगे हल्दी, तंबाकू और मक्का आंध्र प्रदेश में होता है। फिर आगे देखिए इसके जो, चलिए यहाँ तक तो आप हमने देख लिया। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें हम ये देखेंगे कि भारत में मुख्य 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। चलिए तब तक के लिए शुक्रिया, आप इसे ध्यान से पढ़ें, कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं।